आज हम बीपीएससी पीटी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि हिस्ट्री सेक्शन से लगभग 30 क्वेश्चन प्रत्येक साल आते रहे हैं, इसलिए आज हम कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन देखते हैं। उसमें भी मॉडर्न इंडिया के कुछ क्वेश्चन आपके सामने भी दिखेगा। देखिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन पूछा गया है 65th बीपीएससी में। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन क्या है? जिसमें किसान क्या है, स्वयं भूमि का मालिक है और वह सरकार को भू राजस्व भुगतान करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैसे ऑप्शन ए दिया है जमींदारी प्रथा, ऑप्शन बी दिया है रैयतवाड़ी प्रथा, ऑप्शन सी है महलवाड़ी प्रथा और ऑप्शन डी है दहसाला प्रथा और एक ऑप्शन ई है। तो इसमें किसान स्वयं भूमि का मालिक किसमें है? इन सारे प्रथाओं में से तो आप देखेंगे किसान जो है रैयतवाड़ी प्रथा जो है, इसमें किसान भूमि का मालिक है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेंगे कि ये रैयतवाड़ी प्रथा क्या है, जमींदारी प्रथा क्या है, महलवाड़ी प्रथा क्या है। तो इन सारे प्रैक्टिस को भी हम समझते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए होता क्या है, साल 1792 का समय है। ठीक है, 1792 का समय है जब पहली बार क्या होता है, बारामहल जिले में, मद्रास प्रांत का एक जिला है, उसका नाम है बारामहल। इस बारामहल जिले में क्या होता है, रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू किया जाता है। कौन शुरू करता है? तो कैप्टन अलेक्जेंडर रीड के द्वारा रैयत, जो बारामहल जिला है यहाँ पर रैयतवाड़ी सिस्टम को शुरू किया गया। और आगे क्या होता है, सर थॉमस मुनरो के द्वारा पूरे मद्रास प्रांत में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, रैयतवाड़ी व्यवस्था को। रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या होता है कि भू राजस्व जो है, भू राजस्व का भुगतान, जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू का भुगतान जो है सीधे किसान या काश्तकार द्वारा सीधे राज्य को या सरकार को किया जाता है। तो इसमें आपने देखा कि 1792 में पहली बार क्या होता है, बारामहल जिला में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, लागू किया गया और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड के द्वारा शुरू किया गया। आगे क्या होता है, थॉमस मुनरो क्या करता है, पूरे प्रांत में इस व्यवस्था को लागू करता है। इसके बाद क्या होता है, ये मद्रास के साथ साथ बम्बई में भी लागू किया गया, असम के कुछ हिस्सों में लागू किया गया, ब्रिटिश भारत का एक पूर्व प्रांत है वहां पर लागू किया गया। और इस तरह से देखेंगे कि 1820 में मद्रास में लागू किया गया और 1825 में बम्बई में लागू किया गया। और इस व्यवस्था में क्या था कि किसान स्वयं क्या करता है, भू राजस्व का भुगतान राज्य को करता है या सरकार को करता है। इसमें क्या है, जो रैयत है या काश्तकार है, इसके पास भूमि को बिक्री करने का अधिकार है, ये भूमि का हस्तांतरण कर सकता है, भूमि को किसी को पट्टा पर देने का अधिकार है। तो ये सारे अधिकार रैयत या काश्तकार को मिला हुआ है। रैयत को भूमि से बेदखल भी किया जा सकता है। बेदखल का मतलब हो गया, यदि रैयत लगान का भुगतान नहीं करेगा तो उसे भूमि से बेदखल भी किया जा सकता है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो राजस्व की दर है कि कितना रेवेन्यू देना है इस सिस्टम में, रैयतवाड़ी सिस्टम में कितना रेवेन्यू देना पड़ता था किसानों को। तो जो सूखा भूमि है उसके लिए 50% और जो सिंचित भूमि है उसके लिए 60% रखा गया था रेवेन्यू। इसी तरह से एक दूसरा सिस्टम है जिसका नाम है महलवाड़ी सिस्टम। क्या नाम है? महलवाड़ी सिस्टम। तो महलवाड़ी बंदोबस्त को हम लोग समझते हैं ये क्या है। देखिए, महलवाड़ी बंदोबस्त जो है इसे 1822 में पहली बार हॉल्ट, मैकेंजी और मार्टिन्स बर्ड के द्वारा इसे इंट्रोड्यूस किया गया। कब किया गया है? 1822 में। यह क्या है, ब्रिटिश भारत का जो मध्य प्रांत है, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत हो गया, आगरा हो गया, पंजाब हो गया, गंगा घाटी हो गया, इन क्षेत्रों में क्या है, महलवाड़ी सिस्टम इसको लागू किया गया है। और ये ब्रिटिश भारत का लगभग 30% एरिया को कवर कर रहा है महलवाड़ी सिस्टम। इस तरह से अगर देखेंगे तो इस सिस्टम में क्या होता है, भूमि को महाल में विभाजित किया गया है और प्रत्येक जो महाल है उसमें एक, या अगर छोटा गांव है तो एक से अधिक गांव को शामिल किया गया है। मतलब ये समझ लीजिए, अगर बड़ा गांव है तो एक गांव मिला के एक महाल बना दिया गया, छोटा गांव है तो 2-4 गांव मिला के एक महाल बनाया गया है। और फिर जो गांव का प्रधान है या जो ग्राम समिति है वो क्या करता है, कर वसूल करके जमा करता है सरकार के पास। ठीक है, तो ये हो गया आपको महलवाड़ी सिस्टम।
इसी तरह से एक और सिस्टम है, उस सिस्टम का नाम है अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त। तो अब हम लोग ये समझते हैं कि अस्थाई बंदोबस्त क्या है या जमींदारी बंदोबस्त क्या है। तो एक्चुअली में जो अस्थाई बंदोबस्त है या जमींदारी बंदोबस्त जिसे हम कहते हैं, उसे एक अधिनियम के माध्यम से लाया गया था 1793 में। उस समय गवर्नर था कॉर्नवालिस, गवर्नर जनरल था कॉर्नवालिस। इस कॉर्नवालिस के द्वारा क्या है, जमींदारी या स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किया जाता है। और ये सिस्टम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी प्रांत, कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो ब्रिटिश भारत का लगभग 19% एरिया को कवर करता था। इस अस्थाई बंदोबस्त में क्या था, एक नियम बनाया गया था कि एक फिक्स डेट होता था, उस डेट के शाम तक आपको क्या करना है, रेवेन्यू जो है वह जमा करना है। यदि मान लिया जाए कि जमींदार जो है अगर राजस्व जमा नहीं करता है तो उसका जमीन उससे छीन लिया जाता था। इसे ही सूर्यास्त का नियम कहा गया है। और इस व्यवस्था में क्या है, जमीन का जो मालिक है वह कौन है, जमींदार को बनाया गया। ठीक है, इसमें जमीन का मालिक जमींदार को बनाया गया है। राजस्व में क्या होता है, राजस्व संग्रह का जो 1/11वां हिस्सा है जमींदार का होता था और 10/11वां हिस्सा जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का होता था। तो इस तरह से भू राजस्व व्यवस्था को प्रबंधित करने के लिए हमने देखा कि 3 सिस्टम था मुख्यतः। एक रैयतवाड़ी व्यवस्था था, दूसरा महलवाड़ी सिस्टम था और तीसरा जो है अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त था। ठीक है, अब देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये क्वेश्चन भी जो है बीपीएससी पूछा है। देखिए कौन सा क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन सीडीपीओ 2022 के एग्जाम में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन जो है 67th का एग्जाम हुआ था जो कि कैंसिल हो गया था, उस एग्जाम में पूछा गया है। उस क्वेश्चन कह रहा है कि रैयतवाड़ी प्रणाली शुरू में कहाँ लागू की गई। देखिए ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो अभी आपने देखा होगा कि जो रैयतवाड़ी प्रणाली है उसे तमिलनाडु मद्रास प्रांत में इंट्रोड्यूस किया गया था, लागू किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बिहार में कौन सा सिस्टम लागू है, अस्थाई बंदोबस्त। अभी आपको हमने बताया होगा। उत्तर प्रदेश के एक बड़े रीजन में अगर आप देखेंगे तो अगर बनारस प्रांत को छोड़ दिया जाए तो वहां पर आपको मिलेगा महलवाड़ी बंदोबस्त। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी तरीके से देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 68 बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है कि महलवाड़ी बंदोबस्त की प्रणाली किसने शुरू की। अब देखिए क्या क्वेश्चन है कि महलवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली किसने शुरू की। हॉल्ट मैकेंजी, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो अभी आपको हमने बताया होगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है ये अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त से संबंधित है, तो ये तो नहीं होगा। लॉर्ड हेस्टिंग भी नहीं होगा, इसका हो जाएगा हॉल्ट मैकेंजी। अभी जस्ट समझाएंगे कि हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा महलवाड़ी सिस्टम को लागू किया गया। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त को किसने लागू किया। यह क्वेश्चन देखिए 78 बीपीएससी में पूछा है कि बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त को किसने लागू किया है। तो अगर आप इसका ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन 1 हॉल्ट मैकेंजी है, लॉर्ड कॉर्नवालिस है, बी, सी में वारेन हेस्टिंग है, डी में कोई नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था बंगाल में। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है और ये भी क्वेश्चन जो है हेडमास्टर बीपीएससी में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने किसानों के खेती की जमीन पर अधिकार को समाप्त कर दिया। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने किसान की खेती की जो जमीन है उस जमीन पर जो अधिकार था उसको समाप्त कर दिया। अब इसमें से देखिए कि वह कौन सा हो जाएगा इसका आंसर। तो एक हो गया कि वार्षिक बंदोबस्त, बी है महलवाड़ी बंदोबस्त, सी है अस्थाई बंदोबस्त और डी है रैयतवाड़ी। तो अभी आपको हमने बताया था कि जो अस्थाई बंदोबस्त है उसमें जमीन का मालिक किसे बना दिया गया था, उसमें जमीन का मालिक जमींदार को बना दिया गया था। इसका मतलब जो खेती की जमीन पर जो किसान का अधिकार है वह समाप्त कर दिया गया अस्थाई बंदोबस्त के माध्यम से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
ठीक है। इसी तरीके से अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यूपीएससी में पूछा गया है। एक आध क्वेश्चन आपको हम क्या करते हैं बीच बीच में यूपीएससी का भी दे देते हैं और एक दो क्वेश्चन ऐसा भी रख देते हैं जो आगे पूछे जाने की संभावना है, ठीक है, ताकि आपका कंसेप्ट और बेहतर हो जाए। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं जो यूपीएससी 2017 में पूछा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान, देखिए क्वेश्चन कितना स्टैंडर्ड है, कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत से संबंधित है। अब इसमें से देखिए रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत से कौन संबंधित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा? ये तो नहीं होगा, ये स्थायी बंदोबस्त है। अलेक्जेंडर रीड, थॉमस मुनरो, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो देखिए क्या ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए तो केवल एक है, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी है 1 और 3, 3 तो होगा लेकिन 1 नहीं होगा, तो गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि 2 और 3, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 2 और 3 है, तो 2 और 3 बिल्कुल सही होगा, ये तो नहीं होगा क्योंकि एक में लॉर्ड कॉर्नवालिस था। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। इसी तरीके से देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी यूपीएससी में पूछा गया है। सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम 2016 में पूछा है। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सी अस्थायी बंदोबस्त की विशेषता नहीं है? अब यहाँ पर कह रहा है कि जो अस्थायी बंदोबस्त की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? अस्थायी बंदोबस्त ने भू स्वामित्व का अधिकार जमींदार में निहित किया। ये क्या लग रहा है? अभी जस्ट आपको बताए थे कि अस्थायी बंदोबस्त में जो है जमीन का मालिक कौन है? जमींदार है। इसका मतलब ये तो सही है। फिर कह रहा है कि अस्थायी बंदोबस्त ने कृषक के प्रथागत दखल अधिकार को ध्यान में बनाए रखा। अब कृषक का जो प्रथागत दखल अधिकार है, क्या इसको बनाए रखा था? ये बनाए नहीं रखा था, तो अस्थायी बंदोबस्त की विशेषता नहीं है, तो यही विशेषता नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट लग रहा है। आगे फिर देख लीजिए, अस्थायी बंदोबस्त के अधीन उच्च मलगुजारी निर्धारण कर का भार कृषक पर डाल दिया गया। हाँ, अस्थायी बंदोबस्त में यह था कि जमींदार क्या करेगा? रेवेन्यू कलेक्ट करके सरकार को या कंपनी को देगा, लेकिन उसका भार किसके ऊपर आया? कृषक के ऊपर, किसानों के ऊपर पड़ गया। तो ये भी क्या है? फीचर सही है। डी कह रहा है कि अस्थायी बंदोबस्त के अधीन भूमि के वास्तविक कृषकों की दशा में गिरावट आई। सही बात है, क्योंकि जो अस्थायी बंदोबस्त में जमींदार जो है वह अत्यधिक शोषण करना शुरू कर दिया। किसको? जो वास्तविक किसान था उसका। तो इसका मतलब है कि अस्थायी बंदोबस्त की विशेषता नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो जितना भी ऑप्शन है ए सी डी, सारे के सारे अस्थायी बंदोबस्त की विशेषताएं हैं, ठीक है। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था अस्थायी बंदोबस्त से। इसी तरीके से देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये भी जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी 2018 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि लॉर्ड बेलेजी द्वारा शुरू की गई सहायक संधि व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन लागू नहीं होता है? ठीक है, नहीं, यहाँ कह रहा है कि कथन लागू नहीं होता है, तो हमको देखना है। तो देखिए पहला क्या ऑप्शन है कि दूसरे के खर्च पर एक बड़ी अस्थायी सेना बनाए रखना। फिर है कि भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना। सी है कंपनी के लिए एक निश्चित आय का प्रबंध करना। भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। तो जो सहायक संधि प्रणाली है, ठीक है, जो सहायक संधि व्यवस्था है, ये लॉर्ड बेलेजली के द्वारा 1798 में शुरू किया गया था। लॉर्ड बेलेजली जो है 1798 से 1805 तक भारत, जो लॉर्ड बेलेजली है ये बंगाल का गवर्नर जनरल रहा है, और इसे भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करने का एक प्रयास किया, जिसे हम लोग सहायक संधि व्यवस्था के नाम से जानते हैं। इसका एक और उद्देश्य था कि फ्रांसीसी शक्ति को खत्म करना भारत से, और जो नेपोलियन का जो खतरा था भारत में, जो नेपोलियन जो पूरब की तरफ जो बढ़ रहा था, उस नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित करना। तो ये सब इसका उद्देश्य था। तो एक तो सहायक संधि का उद्देश्य हो गया कि दूसरे के खर्च पर, मतलब कि देसी राजाओं के खर्च पर हम अस्थायी सेना बनाए रखेंगे।
नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखेंगे, फिर भारतीय रियासत के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करेंगे। तो इस संधि व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? निश्चित आय का प्रबंध सही नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो सहायक संधि व्यवस्था है, इस सहायक संधि व्यवस्था के क्या है, कुछ कंडीशन है। जैसे कि कंडीशन यह था कि जिस देशी रियासत के साथ या जिस देशी शासक के साथ सहायक संधि किया जाता था, उस शासक को कुछ बातों पर सहमत होना पड़ता था। जैसे कि एक ब्रिटिश सैनिक स्थायी रूप से शासक के क्षेत्र में, शासक के दरबार में तैनात रहेगा ब्रिटिश सेना, और शासक को उसके रखरखाव के लिए रुपया संसाधन देना पड़ेगा, जमीन देना पड़ेगा। फिर जो ब्रिटिश है या जो ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी है, वह उस राजा की बाहरी और आंतरिक खतरा से बचाने का काम किसके ऊपर है? ब्रिटिश सेना पर है, ब्रिटिश कंपनी के ऊपर है। फिर इसका एक कंडीशन बनाया गया था कि कंपनी के पूर्व परामर्श के बिना किसी अन्य यूरोपीय को आप नौकरी पर नहीं रख सकते हैं। अगर मान लिया जाए कि जो राजा सहायक संधि किया है ब्रिटिश के साथ, वह राजा कंपनी के बिना पूछे किसी अन्य यूरोपीय को नौकरी पर नहीं रखेगा। साथ ही साथ वह किसी अन्य शासक के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता है, किसी अन्य शासक से युद्ध नहीं कर सकता है। एक बात और कहा गया था कि जो ब्रिटिश सेना होगा, जो ब्रिटिश रेजिडेंट होगा, वह राज्य के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह सिर्फ आश्वासन दिया गया था, लेकिन ऐसा नहीं होता था। अब हम देखते हैं कि सहायक संधि प्रणाली को स्वीकार करने वाला कौन है। सबसे पहले हैदराबाद का निजाम 1798 में सहायक संधि को स्वीकार करता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि वह कौन सा देशी रियासत है या वह कौन सा राजा है जो सहायक संधि को स्वीकार किया है। सबसे पहले तो हैदराबाद के निजाम। मैसूर के शासक 1799 में स्वीकार किया है। उसी तरह से तंजौर का 1799 के अक्टूबर में स्वीकार किया है। अवध जो है 1801 में स्वीकार किया है। और जो इंदौर का जो होलकर है, ये सहायक संधि स्वीकार नहीं किया है। ठीक है, तो ये सारे आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो कि 78 बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, 70वीं बीपीएससी में क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया। लॉर्ड डलहौजी का जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का जो सिद्धांत है, जो हड़प नीति है, उसमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है। इसको हम लोग देखते हैं। पहला है नागपुर, फिर है दूसरा जयपुर, फिर है संबलपुर, फिर है सतारा। तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर, क्योंकि नागपुर, संबलपुर, सतारा ये सारे के सारे राज्य लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के तहत कब्जा कर लिया गया था। अब हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि ये लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है। ठीक है, ये सिद्धांत क्या कहता है। तो देखिए, लॉर्ड डलहौजी जो है, ये भारत का गवर्नर जनरल है 1748 से 56 के बीच में। इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे हम लोग हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जानते हैं। ये सिद्धांत बेसिकली ये कहता है कि यदि किसी देशी शासक की मृत्यु हो जाती है और उन शासक का कोई जैविक पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है, बिना किसी जैविक पुरुष उत्तराधिकारी को उनका मृत्यु हो गया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी उस राज्य को ब्रिटिश शासन का अधीन कर लेगा या हड़प लेगा या उस पर कब्जा कर लेगा। ठीक है, मतलब मान लीजिए कोई राजा अगर डेथ कर गया, उस राजा का अपना कोई बेटा नहीं है, जैविक कोई बेटा नहीं है, तो उस राजा के राज को ब्रिटिश सरकार हड़प लेगा। ये नीति पॉलिसी बनाया गया था। इसका मतलब ये हो गया कि अंग्रेज का कहना था कि आप जिस बेटा को गोद लिए हैं, उस बेटा को सिंहासन प्राप्त करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। तो इसीलिए तो रानी लक्ष्मीबाई क्या हुआ, 1857 के क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध कूद पड़ी, जब अंग्रेज ने कहा कि हम आपके गोद लिए हुए बेटे को राज नहीं देंगे। ठीक है, इसमें देखिए जो जयपुर राजपूताना है, इनके पास कोई समस्या नहीं है। इनका अपना जैविक बेटा था, तो इसलिए कभी उत्तराधिकार को लेकर कोई समस्या नहीं हुआ। इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ब्रिटिश भारत में कृषि के व्यवसायीकरण के परिणाम निम्नलिखित में से कौन से थे। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, कृषि का व्यवसायीकरण हुआ, इसका परिणाम क्या है। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ गया। दूसरा कह रहा है कि कृषि क्षेत्र में भारी मात्रा में निवेश आया। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि मोटे अनाज की फसल, क्या कह रहा है,
मोटे अनाज की फसल की जगह नकदी फसल ने ले ली, मोटे अनाज की फसल की जगह नकदी फसल ने ले ली। और 4 कह रहा है अधिशेष उत्पादन से सूखा और ऋणग्रस्तता नियंत्रण में आई। तो अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन तो सही है कि जो कृषि का व्यवसायीकरण हुआ है इससे भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था जो है वो वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ा। दूसरा कि कृषि क्षेत्र में भारी निवेश आया, लेकिन कृषि क्षेत्र में हमारे यहाँ कोई निवेश नहीं आया था, कृषि में कोई निवेश नहीं किया जा रहा था। इसी कारण से देखेंगे कि कृषि का स्थिति भारत में बहुत खराब, बहुत दयनीय हो गया था। आगे कह रहा है कि मोटे अनाज की फसल की जगह नकदी फसल ले ली। ये भी सही है, पहला सही है, लेकिन ये तो गलत है। और अधिशेष उत्पादन से सूखा ऋणग्रस्तता में नियंत्रण आए। सूखा और ऋणग्रस्तता में कोई नियंत्रण नहीं आया, बल्कि ऋणग्रस्तता कर्ज और बढ़ गया किसानों के ऊपर। किसान के ऊपर प्रेशर था लोन चुकाने का, कर्ज चुकाने का। तो किसानों ने क्या किया, महाजन से कर्ज लेना शुरू किया और इस प्रकार जो है किसान के ऊपर बहुत सारा कर्ज हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी। तो इस तरह से हमने देखा, कुछ क्वेश्चन आपने अभी देखा है जो कि बीपीएससी के प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था। हमने कुछ क्वेश्चन यूपीएससी के प्रीवियस ईयर से भी लिया है और 1-2 क्वेश्चन हमने ऐसा भी शामिल किया है जो हो सकता है आगे एग्जाम में पूछा जा सके। तो इसी तरह से क्या करेंगे, हम फिर नेक्स्ट क्लास में आएंगे, कुछ क्वेश्चन को और डिस्कशन करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि क्वेश्चन के माध्यम से हम टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। इससे हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि विगत वर्षों में बीपीएससी के द्वारा किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कैसे क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड बदल रहा है। हम इन सारे चीज़ों का विश्लेषण हम आगे की वीडियो में फिर करेंगे और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।